हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एक और टेस्ट लेकर के आया हूं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं आज से थोड़ी ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल आ ही चुका है। 15 और 16 अक्टूबर को है ना। अब इन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए ऐसा बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि आप जब भी यूट्यूब ओपन करके देखें तो मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर से आ जाए, वहाँ पर आपको वीडियो ज़रूर से मिल जाएगी। एक और वीडियो मैं आपको 11 बजे अपलोड करूँगा, ध्यान रखना, रात 11 बजे। जाग रहे हो तो देख लेना, मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो होगी और आराम से फिर सो जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए, उनका महान ग्रंथ कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है जिसके कारण चंद्रगुप्त के जो मंत्री हैं कौटिल्य बहुत प्रसिद्ध हुए, और अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का जो युद्ध है, पानीपत का युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध आप सभी लोग जानते हैं, 21 अप्रैल 1526 में ये लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी एकमात्र शासक ऐसा था जो रणभूमि में मारा गया था। इससे पहले जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक आए उनकी मृत्यु नेचुरल तरीके से हुई, है ना, या चौगान खेलते हुई या दरवाजा गिर के हुई, वो एक नेचुरल हो गया, ठीक है। लेकिन इब्राहिम लोदी जो कि रणभूमि में मारा गया था, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और जैसे ही बाबर का फिर भारत में आगमन हुआ था, यहीं से फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, ठीक है। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तुलुभ राजवंश। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनका जो कार्यकाल है ना, 1509 से 1529 तक चला। और पानीपत का भी हाल ही मैंने आपको ये तो बताया 1526 में। तो जब बाबर जो है वो जब भारत आया था, तो उसने जो जूही के वापरी है उसमें भी जिक्र किया हुआ है कि जब मैं भारत आया था तो एकमात्र सुल्तान ऐसा था या एकमात्र शासक ऐसा था जो वाकई में शासक कहलाने लायक था, वो यही थे कृष्णदेव राय। इनकी तारीफ की थी उसने, है ना। हालांकि ये इतिहास के घटनाक्रम है, तो जब कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, फिलहाल तो आप ये देखिए। चलिए, निम्नलिखित में से किसे आरंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? पहले कौन सा युग आया, फिर कौन सा, फिर कौन सा? तो देखो, सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वो है आपका पुरापाषाण काल, फिर उसके बाद मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर हड़प्पा सभ्यता। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 से 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का तात्पर्य क्या होता है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। दो ऑप्शंस ये हैं और दो ऑप्शंस ये हैं। हुंडी का तात्पर्य क्या होता था? तो हुंडी को विनिमय पत्र बोलते थे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, विनिमय पत्र, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के फिल इन द ब्लैंक सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। किस सत्र में? मुंबई सत्र में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और ये तो समझ गए ना, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, सिंपल सा क्वेश्चन है। और बारदोली की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर की बात हो रही है, तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीलंका। देखो, हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप मेडागास्कर जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो श्रीलंका है। और अगर हिंद महासागर की बात करें तो मेडागास्कर पहला है, ठीक है। तो ध्यान रखना। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से कौन सी शर्त उसमें नहीं थी? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक।
दूसरा है आपका भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया, ये ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ वहां पर आपका वर्णन नहीं था, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बगान फसल नहीं है? मोटे अनाज, मोटे अनाज जो है ये बगान फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम अरहर के नाम से भी जानते हैं। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। किस नाम से? अरहर के नाम से भी जानते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग? एनीमोमीटर का प्रयोग, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? भूटान को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को एगमार के प्रामीकरण की आवश्यकता है? दलहन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? तो अनुसूचित जाति का अगर प्रतिशत पूछे हम तो सही आंसर होगा 16.6%, पहला ऑप्शन करेक्ट। देश की कुल जनसंख्या पूछे तो 24.4% हिस्सेदारी दलितों की है। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि SC 16 करोड़ के आसपास। ठीक है, जिसका प्रतिशत जो मैंने आपको बताया 16.6% है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो ये कुल जनसंख्या का 8.6% है, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST। ठीक है, तो सभी बता दिया मैंने। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध कर लगाता है? तो अनुच्छेद 23, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो किस बैंक ने की थी? तो ये ICICI बैंक ने की थी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया? गेहूं और चावल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, सबसे ज्यादा बल दिया गया था, है ना। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 55, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है, वो भी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एम अनंत सयानम अय्यर, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट, या एंगर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? 66। तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की फिलिंदा ब्लैंक्स भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो भाषाओं का वर्णन कौन से अनुसूची में? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, जो भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें फिलिंदा ब्लैंक्स वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। कौन सी वाष्प होती है? चारों ही ऑप्शन सी है, इनमें पारे की वाष्प होती है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं? पानी और पोषक तत्व, देखो जब पानी के लिए है जाइलम और पोषक तत्वों के लिए है फ्लोयम, तो दोनों की बात हो रही है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेड मोल्ड, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून में कुछ कोशिका की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका थ्रोम्बोसाइट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है,
जिसे क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? पद्धति किस प्रकार से लिखते हैं? 76। देखो और फिर बताओ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। कोविद का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोविद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विद्वान। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द बताइए। अनुरुक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताओ। विरक्त। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रात्रि में विचरण करने वाले को हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 79। निशाचर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फलना, फूलना और फलना, इसका सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।